भारत का भौतिक स्वरूप देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो देश के जो कुल क्षेत्रफल 10.7% भाग है उस पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर तथा उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली हैं। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन प्रादेशिक विभाग लंबाई और विस्तार। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर तक है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय है। तो यहाँ पे सीक्वेंस है कि पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। पहले वेस्ट से ईस्ट तक जाते हैं तो सबसे वेस्ट में पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। और रिवर को भी देख लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट। पहले सिंधु रिवर, फिर सतलज, सिंधु के बाद सतलज के बाद काली, सिंधु के बाद सतलज रिवर, सतलज के बाद काली के बाद तीस्ता के बाद दिहांग। सिंधु के बाद सतलज के बाद काली के बाद तीस्ता के बाद दिहांग नदी के मध्य है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। तो भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। पहला उत्तर पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। पहला उत्तर पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। तो पहला है उत्तर पर्वतीय मैदान, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में जो है बांटा गया है। तो वैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पड़ा है वहाँ टीठिस नामक उथला समुद्र था। तो जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ पर टीठिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक है। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो आधुनिक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई। तो ये जो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर मतलब उठ गई हैं। प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल है और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में समांतर श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय। तो कितनी श्रेणियाँ हैं? 4 श्रेणियाँ हैं। पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। K2 या गाडविन आस्टीन 8,611 मीटर जो K2 को ही गाडविन आस्टीन कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। तो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 या गाडविन आस्टीन है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी K2 या जिसे गाडविन आस्टीन कहते हैं वो है। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो K2 जो गाडविन आस्टीन है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। तो करेवा में किसकी खेती की जाती है? जाफरान की खेती की जाती है, जो कश्मीर हिमालय में है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। तो करेवा किसे कहते हैं? जो चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी के ऊपर जो दूसरे पदार्थ का हिमोड़ है, मोरेन है, उसे उसकी जो मोटी परत बनती है, जो जम जाता है, वही होता है करेवा। तो चिकनी मिट्टी और जो दूसरे पदार्थ का हिमोड़ है, मोरेन, तो चिकनी मिट्टी और मोरेन जब एक दूसरे मोटी परत के रूप में जम जाती है तो इसे करेवा कहते हैं। करेवा में जाफरान की खेती होती है और ये कश्मीर हिमालय के लिए प्रसिद्ध। कश्मीर हिमालय में तो करेवा में जाफरान की खेती की जाती है और ये कश्मीर हिमालय में है।
वृहद हिमालय में जोजिला, तो वृहद हिमालय में जोजिला है। पीर पंजाल में बनिहाल है। तो वृहद हिमालय में जोजिला, तो जोजिला वृहद हिमालय में है। पीर पंजाल में बनिहाल, बनिहाल पीर पंजाल में है। जासकर श्रेणी में फोटुला, जासकर श्रेणी में फोटुला है, फोटुला दर्रा है। तो वृहद हिमालय में जोजिला दर्रा, वृहद हिमालय में जोजिला दर्रा है। पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है। जासकर श्रेणी में फोटुला दर्रा है, तो फोटुला दर्रा जासकर श्रेणी में है। खरदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में है। खरदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में, खरदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में जैसे दर्द स्थित है। कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं वुलर, तो मीठे जल की झील कौन सी है कश्मीर हिमालय में? मीठे जल की झील कश्मीर हिमालय में ही मीठे जल की झील है डल एवं वुलर, डल एवं वुलर। तो कश्मीर हिमालय क्षेत्र में मीठे जल की झील कौन सी है? डल एवं वुलर है। तो कश्मीर हिमालय में मीठे जल की जो झील है डल और वुलर है। खारे जल की झील है पांगांगसो या सोमुरीरी। ये जो तसोमरीरी जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे तसोमरीरी और या सोमुरीरी, और पैंगांगसो या पैंगांगसो, ये जो दो रिवर है ये खारे जल की झीलें हैं। ये जो धीरे पैंगांगसो और तसोमरीरी जो है खारे जल की झील है। वहीं डल और वुलर झील कश्मीर हिमालय में है और ये मीठे जल की, तो ये मीठे जल की झील हो गई और खारे जल की झील हो गई। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चार शरीफ जैसी तीर्थ यात्रा कश्मीरी या उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित है। तो जो वैष्णो देवी मंदिर है वो वैष्णो देवी मंदिर हो गया, अमरनाथ गुफा हो गई और चरार शरीफ जैसी जो तीर्थ स्थान है वो कश्मीर हिमालय में है या उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित है। तो ये जो है कश्मीर हिमालय और उत्तर पश्चिम हिमालय में स्थित है। यहाँ पे हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो एवरेस्ट है, नेपाल में है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जो हिमाद्री और जो सर्वोच्च या वृहद हिमालय, इसे हिमाद्री कहते हैं या सर्वोच्च या वृहद हिमालय कहते हैं। यह जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल इसी श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा नंगा पर्वत नंदा देवी कामेत और नामचा बरवा आदि इसकी महत्वपूर्ण शिखर हैं। तो कंचनजंगा नंगा पर्वत नंदा देवी कामेत और नामचा बरवा आदि जो है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च हिमालय या वृहद हिमालय श्रेणी के ही भाग है, उस श्रेणी में ही स्थित है। और वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेल सेंट्रल एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तो जो वृहद हिमालय है वो लघु हिमालय से, मेल सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी के द्वारा अलग होती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तो जो वृहद हिमालय है वो लघु हिमालय से मेल सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तीसरा है हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्यम हिमालय, मध्य हिमालय। तो जो हिमाचल श्रेणी है अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियाँ हैं। तो इस श्रेणी में पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी, नागटीबा है। तो हिमाचल श्रेणी और लघु हिमालय के मध्य में कौन सी श्रेणी आती है? तो पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश श्रेणी में। इसे लघु, जो मध्य हिमालय इसी को ही लघु कहते हैं, इसी को मध्य कहते हैं या हिमाचल श्रेणी कहते हैं। इसमें पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी, नागटीबा है, महाभारत श्रेणियाँ इसमें आती हैं। जो लघु या मध्य वाला बीच वाला है। वृहद व लघु कश्मीर हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे कश्मीर की घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू और एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह है। तो जो ये लघु या हिमालय श्रेणी है, जो हिमालयचल श्रेणी है, यहाँ पे अल्पाइन चारागाह हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है। तो जो अल्पाइन चारागाह होते हैं इन्हें जो है कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है। और ये मर्ग गुलमर्ग, सोनमर्ग है। तो गुलमर्ग, सोनमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये अल्पाइन चारागाह होते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग अल्पाइन चारागाह होते हैं। तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है।
कश्मीर घाटी में जो ये अल्पाइन चारागाह होते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है, और उसका एक उदाहरण जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। वहीं उत्तराखंड में जो अल्पाइन चारागाह हैं उन्हें जो है बुग्याल या प्यार कहा जाता था कहा जाता है। तो वहीं उत्तराखंड में जो अल्पाइन चारागाह है उसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में स्थित है। तो जो लघु हिमालय है उसमें शिमला भी स्थित है। कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग ये जो है आदि लघु हिमालय में स्थित है में ही हैं। वृहद हिमालय की घाटियों में भूटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। तो जो वृहद हिमालय की जो घाटी है, वृहद हिमालय की जो घाटी है इसमें भूटिया प्रजाति के जो खानाबदोश लोग हैं वो रहते हैं। तो वृहद हिमालय की जो घाटियाँ हैं उसमें भूटिया प्रजाति के जो खानाबदोश लोग हैं रहते हैं। तो वृहद हिमालय की जो घाटी है उसमें भूटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं। तो ये भूटिया जो प्रजाति के लोग जो वृहद हिमालय में रहते हैं वो ग्रीष्म ऋतु होता है तो ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं, और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। तो ये जो भूटिया प्रजाति के लोग हैं जो वृहद हिमालय में रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु होता है तो ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं, जब शरद ऋतु आता है, ठंडी का समय आता है तो नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी है वो इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। जो प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड है वो इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। जो हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय है, इसी श्रेणी में गंगोत्री है, यमुनोत्री है, गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय से जो लघु हिमालय है वो लघु हिमालय है वो शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। तो जो लघु हिमालय है वो शिवालिक हिमालय के बीच में जो रेखा है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में जो रेखा है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय सबसे जो नीचे वाला है, इसे बाहरी हिमालय या निम्न हिमालय इसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय को। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। तो जो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में कई घाटियाँ हैं। तो जो शिवालिक है और लघु हिमालय उनके बीच में कई घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू घाटी है। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी है। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। तो इन्हें जो है दून, जो ये घाटियाँ हैं इन्हें ही दून या द्वार कहते हैं। ये जो घाटियाँ इन्हें ही दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून और हरिद्वार शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते। जैसे देहरादून और हरिद्वार ये क्या, इन्हें दून कहते हैं। तो देहरादून घाटी में स्थित है इसलिए इसका नाम पड़ा देहरादून। और द्वार भी कहते हैं, जैसे है कि हरिद्वार, तो हरिद्वार और देहरादून ये दून या द्वार के उदाहरण हैं। और फिर उसके बाद है हरिद्वार। शिवालिक की जो निचला भाग है उसे तराई कहते हैं। तो शिवालिक का जो निचला भाग है उसे तराई कहते हैं। जो सबसे निचला भाग है उसे तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में। तो जो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। तो जो अरावली है वो सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट आबू है। माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी जो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, यह अरावली पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू भी अरावली पहाड़ी पर स्थित है और उसी पर ही गुरु शिखर है जो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली की जो पश्चिम ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। जैसे अरावली ऐसे है तो इसके पश्चिम तरफ से माही और लूनी नदी निकलती है। माही और लूनी नदी अरावली के पश्चिम तरफ से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। जो लूनी नदी होती है वो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। तो माही और लूनी नदी अरावली के पश्चिम से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। तो जो अरावली के पूरब में बनास नदी निकलती है। अरावली के जो पूर्व में, पश्चिम में तो लूनी और माही नदी निकलती है, लेकिन पूरब में बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम में माही और लूनी नदी निकलती है। जैसे यहाँ पे अरावली है तो ये पश्चिम में माही और लूनी नदी निकलती है और इधर पूरब में बनास नदी निकलती है।
वैसी नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है उन्हें द रिवर ऑफ इम्फेरिमल कहा जाता है। इम्फेमरल वैसी नदी जो ज़मीन में ही लुप्त हो जाती है, तो ऐसी नदियाँ कि जो ज़मीन में ही लुप्त हो ऐसे निकल रही हैं और फिर उसके बाद ज़मीन में ही लुप्त हो जाती हैं, उसे द रिवर ऑफ इम्फेमरल कहा जाता है। उसे द रिवर ऑफ इम्फेमरल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मालवा का पठार स्थित है। जो मालवा का पठार है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। तो जो मालवा का पठार है वो ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। जो मालवा का पठार है ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। तो जो मालवा का पठार है वो ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। जो मालवा का पठार है वो ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। तो ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है और मालवा के पठार से ही चंबल और बेतवा नदी निकलती है। मालवा के पठार से ही चंबल और बेतवा नदी निकलती है। तो जो मालवा का पठार है वो ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है और इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। चंबल और बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में। तो विंध्याचल का जो पठार है झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। तो विंध्याचल का जो पठार है वो परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो मैकाल पर्वत कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वत कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, 1036 मीटर है। तो मैकाल पर्वत कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक है। तो मैकाल पर्वत पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है? अमरकंटक है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। तो अमरकंटक एक ब्लॉक पर्वत है, पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक के पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है, उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। तो अमरकंटक की जो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है, ऐसे पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है और उत्तर की ओर सोन नदी बहती है और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। तो जो अमरकंटक है उसकी पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है और उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है और दक्षिण की ओर महानदी निकलती है तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है और ये अमरकंटक से निकलती हैं। ये अमरकंटक किसका भाग है? मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। तो अमरकंटक मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। फिर छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण। तो छोटा नागपुर स्थित जो रांची का पठार है, छोटा नागपुर जो स्थित है रांची का पठार है वो संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है। खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है। खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न है, छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इसको सबसे ऊंची चोटी, तो जो सतपुड़ा पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, धूपगढ़ी है। तो जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी चोटी है, 1350 मीटर है। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। और जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। तो जो धूपगढ़ी है वो महादेव पर्वत पर स्थित है। धूपगढ़ी जो है महादेव पर्वत पर स्थित है और ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश में है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है जो सतपुड़ा महादेव पर्वत स्थित है
जो सतपुड़ा पहाड़ी है इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ी इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक, कन्याकुमारी यहाँ पे ध्यान देना कि मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी के अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो पश्चिमी घाट के उत्तर में कौन मिलता है? पश्चिमी घाट से तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में, गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला एरिया है वहाँ पे गिर की पहाड़ियों से मिलती है। वहाँ पर ये गिर की पहाड़ियों से मिलती है जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है। तो जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है वो क्या करती है कि जो गोवा से गुजरती है, जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये गोवा से गुजरती है। जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है वो गोवा से गुजरती है। यही जो है सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है वही सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। तो जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। जो ऊपरी सतह उस पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। और वहीं दक्षिणी सह्याद्री अर्कियन युग की ग्रेनाइट या नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री का जो ऊपरी सतह है वो बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं जो दक्षिणी सह्याद्री है वो अर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस से बना हुआ है। अर्कियन युग की जो ग्रेनाइट या नीस चट्टानों से बना है। अर्कियन युग की ग्रेनाइट या नीस चट्टानों से बना है। दक्षिणी सह्याद्री अर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री को दोनों को अगर मिला दे तो इसका सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है एवं कुद्रेमुख कलसुबाई 1664 मीटर है। कुद्रेमुख 1892 मीटर है। तो कलसुबाई और कुद्रेमुख है। और महाबलेश्वर 1438 मीटर। तो सबसे बड़ा कुद्रेमुख है, उसके बाद कलसुबाई 1664। तो यहाँ पे है कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे बड़ा कलसुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री का सबसे बड़ा कुद्रेमुख है। लेकिन दोनों को मिला देंगे तो कुद्रेमुख है। तो उत्तरी सह्याद्री का कलसुबाई है, दक्षिण सह्याद्री का कुद्रेमुख है। महाबलेश्वर 1438 मीटर। महाबलेश्वर 1468 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। तो जो महाबलेश्वर है उसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है अर्थात स्वीट पॉइंट और नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती हैं। जो महाबलेश्वर से कितनी नदियाँ निकलती हैं? 5 नदियाँ निकलती हैं। कृष्णा निकलती है, सावित्री निकलती है, वेन्ना, गायत्री, कोयना। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। ये 5 नदियाँ जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना नदी निकलती है। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता। मुंबई से नागपुर, नागपुर से कोलकाता थालघाट दर्रे से जाना होता है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। मुंबई से पुणे, पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई भोरघाट दर्रे से जाना पड़ता है। मुंबई से पुणे, पुणे से बेलगांव, बेलगांव से चेन्नई भोरघाट दर्रे से जाना होता है।
पालघाट दर्रे में कालीकट से त्रिचूर, त्रिचूर से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से इरोड, इरोड रेल एवं सड़क मार्ग, कालीकट से त्रिचूर, कालीकट से त्रिचूर, त्रिचूर से कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से इडोर, इडोर का कालीकट, त्रिचूर से कोयम्बटूर, इडोर तक से पालघाट दर्रे से जाना होता है। तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट, थारघाट, भोरघाट, पाटघाट, ये 3 दर्रे हैं। तो पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से पश्चिम की ओर, जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं वो उत्तर से लेकर के हम दक्षिण की ओर, उत्तर से लेकर के दक्षिण यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। सबसे ऊपर थालघाट है, थालघाट, फिर भोरघाट, फिर पालघाट, फिर सेनघाट, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, थालघाट, भोरघाट, पाटघाट, फिर सेनघाट। थालघाट दर्रा 580 मीटर, नासिक और मुंबई के बीच का, नासिक और मुंबई के बीच में, नासिक और मुंबई के बीच में थालघाट है। नासिक और मुंबई के बीच में संपर्क का मार्ग, नासिक और मुंबई के बीच संपर्क मार्ग थालघाट, थालघाट नासिक और मुंबई के बीच का है। मुंबई और पुणे के बीच में भोर है, मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट दर्रा है, मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट दर्रा है, मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट दर्रा है। नासिक और मुंबई के बीच में थालघाट है, नासिक और मुंबई के बीच में थालघाट दर्रा है। कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में पालघाट, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में पालघाट दर्रा है के बीच का संपर्क का मार्ग है। और सेनकोट्टा दर्रा ये तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। सेनकोट्टा जो है वो तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है और ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। जो दक्कन का पठार है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। तो ये दक्कन का पठार है, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। तो जो दक्कन का पठार है इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। तो जो धारवाड़ का पठार है वो कर्नाटक राज्य में है। जो धारवाड़ का पठार है वो कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। तो धारवाड़ का जो पठार है वो परिवर्तित चट्टानों से बना है। जो धारवाड़ का पठार है वो परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। तो जो धारवाड़ का जो पठार है इसके पश्चिमी भाग में, धारवाड़ का जो पठार है कर्नाटक में है और इसके पश्चिमी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है और ये पर्वतीय चट्टानों से बना है और इसके पश्चिम में बाबा बुदान की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है। तो नीलगिरी क्या है? ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी क्या है? ब्लॉक पर्वत है। ये मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। तो जो नीलगिरी है वो चारनोकाइट पठार से बनी है। तो जो नीलगिरी है वो चारनोकाइट पठार से बनी है, चारनोकाइट पठार से बनी है। तो नीलगिरी है वो तमिलनाडु में है और ब्लॉक पर्वत है, नीलगिरी ब्लॉक पर्वत है और चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेट्टा है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेट्टा है, 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंडलम इसी पहाड़ी पर स्थित है। तो नीलगिरी पर ही उटकमंड स्थित है, उटकमंडलम स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। तो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट है। पालघाट गैप पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थान है। तो पालघाट गैप है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान क्या है? पालघाट गैप है। अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी और पश्चिमी के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी है। इसको पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ, इसके जो पार हैं, इसकी जो मतलब दूसरी तरफ है पार फैली, नीलगिरी की दूसरी तरफ पार फैली, नीलगिरी की पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। पश्चिमी घाट का विस्तार, तो कार्डमम किसका है? पश्चिमी घाट का विस्तार है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई। अनायमुदी चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर, अन्नामलाई की पहाड़ी पर 2696 मीटर है। अनायमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। तो अनायमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ दक्षिण की ओर जाती है इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालने की पहाड़ियाँ।
तो यहाँ पर ये 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती हैं। 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है जो केंद्र बिंदु है जो अनायमुदी है। तो ये दक्षिण की ओर इलायची या कार्डमम की पहाड़ी जाती है और उत्तर की ओर अन्नामलाई, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालने की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। तो जो पालनी पहाड़ी है जो इसके उत्तर पूर्व में है, उसी पर ही तमिलनाडु में ही कोडाईकनाल है। तो पर्यटक स्थल जो कोडाईकनाल है वो पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। जो कोडाईकनाल है वो तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु जो राज्य है उसके सलेम में स्थित है। जो सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में है और तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। तो जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय भाग है वहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय भाग है वहाँ पर महेंद्रगिरी पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय भाग है वहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत की पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो जो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है, पूरब का जो समुद्री तट है उसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट, फिर कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक जो है गोलकुंडा तट, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक गोलकुंडा तट, फिर एवं गोदावरी से लेकर के फिर उत्तर तटीय भाग उत्तर सरकार तट कहलाता है। तो सबसे नीचे कोरोमंडल, फिर उसके बाद गोलकुंडा के बाद उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल फिर गोलकुंडा फिर उत्तरी सरकार तट। तो सबसे नीचे कन्याकुमारी, उसके ऊपर कृष्णा डेल्टा, कृष्णा के ऊपर गोदावरी, फिर सबसे ऊपर उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो 3 है तटीय। फिर भारत की पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से? तो पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदर पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तूतीकोरिन एन्नौर तमिलनाडु में है। ये जो है पूर्वी तट पर स्थित है। चेन्नई तूतीकोरिन एन्नौर पूर्वी तट पर स्थित है, तमिलनाडु में है। तो चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, एन्नौर तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। तो जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। तो जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित लैंगून है। जो पूर्वी तट पर स्थित कौन सी लैंगून है? पुलिकट जो पूर्वी तट पर स्थित है वह चेन्नई है। पुलिकट चेन्नई में है, चिल्कापुरी में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। तो पूर्वी तट पर स्थित लैंगून कौन से हैं इसे देख लेते हैं। पुलिकट लैंगून चेन्नई में है, चेन्नई में पुलिकट लैंगून है। चिल्कापुरी उड़ीसा में है, चिल्कापुरी में है उड़ीसा के। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लैंगून क्या होता है इसे देख लेते हैं। समुद्र तट में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। तो समुद्री क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र होता है तो वहाँ तटीय क्षेत्र का जो पानी है वो स्थल भाग, जो तट का जो पानी होता है वो स्थल भाग में घुस जाता है। स्थल भाग में ऐसे तट जो है कटा रहता है और यहाँ पे जो है तट के पास जो तटीय क्षेत्र का पानी ऐसे अंदर से घुस जाता है, स्थल भाग में घुस जाता है। तो धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है और इस जलीय आकृति को लैंगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो जो भारत का पश्चिमी तट है उसे निम्न भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तट पे आ जाते हैं, इसे देख लेते हैं। पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया। पहला है गुजरात से गोवा तक। गुजरात से हम आते हैं गोवा तक तो उसे हम कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक आते हैं तो उसे कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक कर्नाटक के मंगलुरु तक जाते हैं। गुजरात से गोवा तक आते हैं तो उसे कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक जाते हैं तो उसे केनरा तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु जाते हैं तो केनरा तट कहलाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का मालाबार तट कहलाता है। तो
कोंकण, फिर केनरा, फिर मालाबार। कोंकण, केनरा, मालाबार, कोंकण, केनरा, मालाबार। तो जो कोंकण है गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक जाते हैं तो कोंकण तट पे रहते हैं। और फिर उसके बाद फिर कर्नाटक से मंगलुरु, फिर गोवा से हम कर्नाटक के मंगलुरु तक जाते हैं तो केनरा तट, फिर मंगलुरु से कन्याकुमारी तक जाते हैं तो मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। भारत का जो पश्चिमी तट है उस पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। कांडला गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र का है। फिर उसके बाद मर्मगोवा गोवा में है। मंगलुरु कर्नाटक में है। कोच्चि केरल में है। नहावा सोवा महाराष्ट्र में है। सल्सेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। तो सल्सेट द्वीप पर स्थित जो मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। तो मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो कयाल होता है वो मछली पकड़ने के लिए और अंतः स्थलीय जो नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। जो पर्यटक हैं उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। तो केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। फिर यहाँ पे है भारत में दो द्वीप समूह है। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप इसे कहते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मरकत द्वीप कहते हैं। दूसरा है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं जबकि निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। जो ये द्वीप है अंडमान निकोबार वाले छोटे छोटे द्वीप हैं, ये जो है 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में जो समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो जो लैंडफॉल द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। जो कोको जलमार्ग है इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। तो जो कोको जलमार्ग जो है इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन है, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो मैंग्रोव वन सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है।
हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मोर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ। तो न्यू मोर नामक जो द्वीप है उसका निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, तो सुंदरवन किसका डेल्टा, गंगा का डेल्टा है। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में स्थित है। माजुली कहाँ पर है, असम में है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है। माजुली द्वीप असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की 2 शाखाएं हैं वो मिलकर के बनाती है माजुली द्वीप असम में। माजुली द्वीप असम में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी सैंडल पीक है, 738 मीटर है। ये उत्तरी अंडमान में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है। सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान व निकोबार की पर्वत शिखर और अवस्थित ऊंचाई। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर है। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार पर है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार पर है। मध्य अंडमान पर माउंट डियोवाली है। मध्य अंडमान पर माउंट डियोवाली है। दक्षिणी अंडमान पर माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान पर माउंट कोयोबो है और दक्षिणी अंडमान पर ही माउंट हैरियट है। दक्षिणी अंडमान पर ही माउंट हैरियट है। उत्तरी अंडमान पर सैंडल पीक है। उत्तरी अंडमान पर सैंडल पीक है। ग्रेट निकोबार पर माउंट थुलियर है। माउंट थुलियर है तो सबसे बड़ा सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान पर है। फिर किन्सासी प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी बंदरगाह अंडमान पर है। तो किन्सासी प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन, अगर किन्सासी प्रदेश का कहे कि सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर किस पर है, तो दक्षिणी अंडमान पर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है।